अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, डिस्कशन हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग में हो रही थी और उसमें हमने लास्ट लेक्चर जो आपसे ऑनलाइन हमारा सैटरडे को शेयर हुआ, उसमें हमने ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट्स, हमने इनका फ़र्क देखा था और जॉइंट प्रोडक्ट्स की ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है प्रोसेस अकाउंट में, उस पर बात हुई थी। तो कोई सवाल? मेजर चैलेंज जॉइंट प्रोडक्ट्स में आता है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब जहां पे जॉइंट प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाएबल है, इनपुट प्रोसेस कॉस्ट को जॉइंट कॉस्ट में स्प्लिट करना। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इनपुट कॉस्ट डेबिट साइड पे एक ही है, क्रेडिट साइड पे आउटपुट्स में क्वांटिटीज एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की आ जाती हैं, तो उस इनपुट कॉस्ट को उनमें तकसीम करना ये हमारे पास चैलेंज होता है। और हमने ये कहा कि इसका हमारे पास मल्टीपल वेज हैं, हम इस जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करने के। एक है यूनिट बेसिस पे तकसीम करें, इसमें हम बेसिकली प्रोडक्ट आपने एक बनाई, दो बनाई, तीन बनाई, हम अज्यूम करते हैं कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। सो यूनिट बेसिस पे जॉइंट प्रोडक्ट में कॉस्ट तकसीम की जा सकती है। अगर जॉइंट प्रोडक्ट्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल हैं तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट उसकी बेसिस पे, यहाँ पर ख्याल रखना है सेल प्राइस नहीं है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, उसकी बेसिस पे तकसीम किया जा सकता है। और तीसरा केस है कि अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जॉइंट प्रोडक्ट सेलेबल नहीं है, उनको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा जाता है, तो फिर हम एस्टिमेटेड एनआरवी डिटरमिन कर लेते हैं एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल है तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल नहीं है उसके बाद बिकती है तो एस्टिमेटेड एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और हम ये निकालते हैं फाइनल सेल वैल्यू माइनस प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहां से हम एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकालते हैं। तो जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में तकसीम करने के तीन पॉसिबल मेथड हो सकते हैं। एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में बताएगा कि इनमें से किस मेथड से कॉस्ट को हमें तकसीम करना है। जी, हमने इलस्ट्रेशन 42-43 डिस्कस की थी, इसके ऊपर कोई इशू, कोई पॉइंट विच यू थिंक रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? अच्छा जी, बाय प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं कि बाय प्रोडक्ट्स अगर हमारी प्रोडक्शन में निकले तो उनकी ट्रीटमेंट का क्या तरीका होता है अकाउंटिंग प्रोसेस कॉस्टिंग में। जस्ट लाइक जॉइंट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट के भी तीन मेथड हैं। बाय प्रोडक्ट कैसे नजर आएगा प्रोसेस अकाउंट में? अगर आप प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, आप यहाँ पे मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करेंगे, इससे 10,000 यूनिट्स आपने इनपुट फीड की है, कॉस्ट जो मर्जी है उसकी बारीकियों में हम अभी नहीं जाते। आउटपुट में आपको एक जॉइंट प्रोडक्ट ए मिली, एक जॉइंट प्रोडक्ट बी मिली, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको साथ एक बाय प्रोडक्ट भी मिल जाए। से लॉसेस को फिर अगर हम छोड़ दें तो लेट्स अज्यूम 6,000 आपको ये मिला है, 3,000 आपको ये मिला है और 1,000 यूनिट से बाय प्रोडक्ट्स के भी आपको मिल गए हैं। तो चैलेंज फिलहाल अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाय प्रोडक्ट्स की ट्रीटमेंट, यहाँ पे वैल्यू कुछ आए या ना आए, आए तो क्या आए, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स की कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स को मिला के भी बात कर लेंगे। चलिए फिलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको फिलहाल जॉइंट प्रोडक्ट्स यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से हम कहते हैं मेन प्रोडक्ट, आउटपुट कह देते हैं, ठीक है। हमारी आउटपुट 9,001 है और साथ एक बाय प्रोडक्ट आ गया 1,000 का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी ट्रीटमेंट, इस पे में कोई इशू नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट में बात करते हैं। अच्छा जी, बाय प्रोडक्ट्स को प्रोसेस कॉस्टिंग में ट्रीट करने के तीन पॉसिबल ट्रीटमेंट है। ऑप्शन नंबर 1, आपने बाय प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बेचिए और इनको बेच के जो पैसा आए उसको मेन रेवेन्यू में ऐड कर दीजिए। मतलब ऑप्शन नंबर 1, मेथड नंबर 1, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, ऑप्शन नंबर 1। मतलब यहाँ पे इस केस में कुछ नहीं आएगा, जीरो, प्रोसेस अकाउंट को हमने हिट ही नहीं किया। ऑप्शन नंबर 1,
बाय प्रोडक्ट जब बनने हैं आपके, इनको बेचिए, बेच के कैश मिलेगा, कैश टू सेल्स, और सेल्स आपका रेवेन्यू में, मेन पीएनएल में रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। प्रोसेस अकाउंट को कोई वैल्यू हिट नहीं की। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, आप बाय प्रोडक्ट का बेचिए और इनको एज अदर इनकम रिकॉर्ड कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 2, डेबिट कैश, कैश अदर, क्रेडिट अदर इनकम, बिल्कुल ठीक है जी, अदर इनकम क्रेडिट हो गया। इस केस में भी अगेन जीरो, प्रोसेस अकाउंट में इनके केस जीरो आएगा, कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। दिस इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, एज ट्रीट देम एज डिडक्शन फ्रॉम द प्रोसेस इनपुट कॉस्ट, जस्ट लाइक स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। ये ऑप्शन नंबर 3 है। बाय द वे दिस इज द कॉमनली यूज मेथड कि आप बाय प्रोडक्ट बेचिए और जिस तरह आप स्क्रैप वैल्यू की सेल वैल्यू से प्रोसेस कॉस्ट रिड्यूस कर देते हो, इसको भी वैसे ट्रीट कीजिए। डेबिट करो कैश और क्रेडिट करो प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट यहाँ पे से आपने 2000 के बाय प्रोडक्ट बेच दिए, प्रोसेस अकाउंट को यहाँ क्रेडिट कर दो। प्रोसेस अकाउंट को जिस तरह आप नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू क्रेडिट करते हो, उसी तरह आप बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू भी क्रेडिट कर दो। और जिस तरह नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट की डिडक्शन कैलकुलेशन में डिडक्ट होती है प्रोसेस कॉस्ट में से, इसी तरह बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू भी डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो बिल्कुल जैसे हमने नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को ट्रीट किया, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाए। ये ऑप्शन नंबर 3 है एंड दिस इज रिकमेंडेड मेथड। इसको हम कॉमनली यूज या रिकमेंडेड मेथड कहेंगे। सो मैंने जॉइंट प्रोडक्ट में कहा था 3 मेथड है, एग्जामिनर हमें बताएगा भाई मेथड 1 से, मेथड 2 से, मेथड 3 से प्रोसेस अकाउंट बनाओ। बट यहाँ पे एग्जामिनर बता भी सकता है और साइलेंट भी रह सकता है। जब साइलेंट रहेगा तो थर्ड रिकमेंडेड मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। उसने बता दिया 1 करो कर देंगे, बता दिया 2 करो कर देंगे, बताया 3 करो करेंगे। साइलेंट रहा तो हम रिकमेंडेड मेथड में जाएंगे। जॉइंट प्रोडक्ट में एग्जामिनर साइलेंट नहीं रहेगा क्योंकि वहां पे रिकमेंडेड मेथड है ही नहीं। वहां पे जो भी मेथड उसने देना होगा हमें बताएगा भाई मेथड 1 2 3 किससे करना है काम। अच्छा जी, बाय प्रोडक्ट्स के आने के साथ ही हमारे 2 फार्मूलाज अपडेट होते हैं। 2 फार्मूलाज हमारे अपडेट होते हैं, एक एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक कॉस्ट पर यूनिट। एक्सपेक्टेड आउटपुट का फार्मूला जनाब हमारा ये बन जाएगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज नाउ इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट्स। जब आपके क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हो जाए तो एक्सपेक्टेड आउटपुट का फार्मूला मॉडिफाई हो जाता है और कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला भी मॉडिफाई हो जाता है। इनपुट प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ओवर एक्सपेक्टेड आउटपुट की बजाय, अच्छा केस नंबर 1 और 2 में यही रहेगा। केस नंबर 1 में और 2 में फार्मूला कॉस्ट पर यूनिट का सेम रहेगा एज बिफोर, लेकिन केस नंबर 3 में कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला भी बदल जाता है। क्योंकि केस नंबर 3 में आपने क्या फैसला किया था कि आप सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स को प्रोसेस कॉस्ट को क्रेडिट, प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। जब प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करोगे तो फिर आपको यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन में भी ट्रीट करना पड़ेगा। सो केस नंबर 1 2 में आप प्रोसेस अकाउंट को हिट नहीं कर रहे, कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। केस नंबर 3 में आप बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो तो कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन बदल जाएगी। एक्सपेक्टेड आउटपुट केस नंबर 1 2 3 तीनों में यही रहेगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट केस नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तीनों में ये रहेगा। हम सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि 1 और 2 के केस में ऐसे है और 3 के केस में ऐसे है। और रीजन बड़ी ऑब्वियस है कि 1 और 2 जो सिनेरियोज हैं इनमें हमने बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को प्रोसेस कॉस्ट को हिट ही नहीं किया। जब प्रोसेस कॉस्ट को क्रेडिट नहीं किया तो प्रोसेस कॉस्ट में से लेस क्यों होगी भाई, ठीक है। यहाँ पे हमने जब हिट ही नहीं किया, प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट ही नहीं किया तो हम यह लेस भी नहीं कर रहे। केस नंबर 3 में हम बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को प्रोसेस कॉस्ट को प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। जब क्रेडिट कर रहे हैं तो फिर प्रोसेस कॉस्ट में से इनपुट प्रोसेस कॉस्ट में स्क्वायर डिडक्शन शो करना है। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 4 44 Kother grain rice mills processed 100 tons of
paddy is the raw material of rice. During the month of December, costs incurred in the process were as follows. 100 टन raw material को process करने में खर्चा क्या लगा? 100 tons paddy 9,000 per ton, transportation cost 5,000, loading and unloading 2,000, other labor costs 8,000, factory overhead 10,000. ये सारी आपकी production costs हैं, ये सारी आपकी production costs हैं. Output from the common process were rice 80 tons, rice husk 18 tons, evaporation loss 2 tons. husk होता है पैडी के ऊपर जो छिलका होता है, which is a byproduct, which can be used as a fuel to burn it, और at time किसी animal feed में भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है? So it is a rice husk is a byproduct, and evaporation loss is जो कि not saleable, unavoidable loss and normal loss है. अच्छा जी, हमसे कहा जा रहा है, अच्छा rice husk is expected to sell for 2,000 per ton. Calculate cost per ton of the rice produced when the sale proceed from the rice husk is treated as other income or sale revenue. मतलब ये केस 1 और 2 हो गया, and deducted from process cost ये केस 3 हो गया. हमसे कहा जा रहा है cost per ton of the rice बताइए अगर ट्रीटमेंट की जाए सेल प्रोसीड्स ऑफ हस्क की अदर इनकम या रेवेन्यू या एज डिडक्शन फ्रॉम प्रोसेस कॉस्ट. ठीक है जी. तो हमने सबसे पहले जो फार्मूला है वो लेके आए अपने सामने. हमने कहा जी केस नंबर पार्ट 1 के लिए जो फार्मूला बनेगा ना, दैट विल बी कॉस्ट पर टन ऑफ राइस इनपुट प्रोसेस कॉस्ट ओवर एक्सपेक्टेड आउटपुट. मैं यहाँ पे नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लॉस सेलेबल है ही नहीं. वेपोरेशन लॉस है, दैट इज नॉट सेलेबल. ठीक है. तो पुटिंग इन द वैल्यूज, इनपुट प्रोसेस कॉस्ट हमारी है जी 9,000 पर टन. 100 इंटू 9,000 प्लस ये सारी प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी 5,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000 एंड द लास्ट वन इज 10,000. ये जी हमारी इनपुट प्रोसेस कॉस्ट होगी डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट. इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट. लीजिए बताएं यहाँ से कॉस्ट पर टन क्या आ रहा है? 11,563 रुपीज पर टन. ये है जी हमारी राइस की कॉस्ट पर टन. अगर हम पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं to treat sale of byproduct as other income or revenue. दूसरा केस कॉस्ट पर टन हमारा बनेगा इनपुट प्रोसेस कॉस्ट minus sale value of byproduct divided with expected output. Input process cost यहाँ से उठा लीजिए सारी कितनी आ रही है जी? 9,25,000 minus sale value of byproduct 18 into 2,000 divided with expected output 100 minus 2 minus 18. कितनी बनी जी? जी 113 पर टन. जी एनी क्वेश्चन? किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में कैलकुलेशन में कोई गाइडेंस चाहिए पूछिए. जी एनी क्वेश्चन? अच्छा ये जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स को हमने अलहदा इलस्ट्रेशंस में देखा. अब हम एक कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन देखते हैं जो कि हमें कह सकते हैं कि एक छोटा मोटा एग्जामिनर क्वेश्चन भी इस पे सेट हुआ है. आगे हम जाएंगे कहीं पास पेपर क्वेश्चन में भी आपको इस प्रिंसिपल पे क्वेश्चन नजर आएगा. इलस्ट्रेशन 45
रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर जनवरी। जनवरी का प्रोसेस अकाउंट बनाना है जी हमें। बेटा ये एसी को ना 22 पे ना रखा करो, मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है कमरे में। इसको 24-25 पे होना चाहिए। 25 पे कर दो जरा, कुछ जरूरत होगी तो देख लेंगे। और ये सिर्फ मेरी क्लास का नहीं, बाकी क्लासों का भी इस तरह ख्याल रखा करें आप। अब सर्दियां आ गई, इससे पहले कोई बीमार हो जाए हमें से कोई, तो ख्याल रखिए आप। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स के लिए इलस्ट्रेशन 45। Following information relates to a company that produces 2 joint products C and D and 1 byproduct G in a process. Material inputs 87,500 units, 541,000 की cost. Conversion cost 210,000. Joint products output and value at split off point. C 36,000, D 30,000 और उनकी value at split off point क्या है? Normal loss is 2,000 units. Unit lost have a scrap value of 2 rupees per unit. 12,000 units of byproduct G are produced. Each unit is sold for 1 per unit. So normal loss भी है, उसकी scrap value भी आ गई है, और byproduct की उसकी scrap value भी sale value हमें दे दी है, byproduct की sale value. Company policy is to credit byproduct sale value to the process account. Joint are distributed amongst the joint products on the sale value basis. There was no opening or closing stock of work in process. Process account बनाने को हमें कहा जा रहा है जी। Process account बनाना वैसा ही जैसे हमने पहले सीखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे process account का structure format same as we have learned before. Illustration number 45. डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट, मटेरियल एंड कन्वर्जन। मटेरियल के यूनिट्स हैं 87,500 और मटेरियल की कॉस्ट है 5,41,000। कन्वर्जन कॉस्ट है 2,10,000। डेबिट साइड पे इनपुट यूनिट्स भी ले लिए, डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट भी ले ली। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे आउटपुट्स की क्वांटिटी लेके क्वांटिटी के कॉलम को क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड पे एक है जी सी, एक है डी, ये मेन प्रोडक्ट्स हैं, और एक है जी विच इज अ बाय प्रोडक्ट, देन देयर इज अ नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, ये चीजें इनको फीड करते हैं। नॉर्मल लॉस इज 2000, उसने बताया भाई 2000 का नॉर्मल लॉस है, डाल दीजिए यहाँ पे। फिर उसने सीओडी की क्वांटिटीज भी बताएंगे, कितनी है जी सीओडी की 36,000, 30,000 और जी की क्वांटिटी 12,000। लीजिए जी, ये सारी क्वांटिटीज हमें गिवन है क्वेश्चन में। देखिए डेबिट क्रेडिट क्वांटिटीज की साइड क्लोज होगी? नो। देयर इज डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस है 7,500 का। लीजिए जी, क्वांटिटीज की साइड हमारी यहाँ से क्लोज होगी 87,500 पे। जी एनी क्वेश्चन यहां तक? कोई इशू? डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट भी आ गई, डेबिट साइड पे इनपुट क्वांटिटी भी आ गई। क्रेडिट साइड पे आउटपुट क्वांटिटीज के साथ लॉसेस लिए। एबनॉर्मल लॉस हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है। बाकी सारी क्वांटिटीज उसने हमें दे दी थी, एबनॉर्मल लॉस हमारी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है। अब आइए वैल्यूएशन के ऊपर। वैल्यूएशन हमारी यहाँ पे क्या होगी? सबसे पहले वैल्यूएशन 1, 2, 3, 4, 5 आउटपुट्स है, 5 क्वांटिटीज है जिनको हमने वैल्यू साइन करनी है। सबसे पहले नॉर्मल लॉस की बात कर ले तो नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू पे स्क्रैप अकाउंट में जाता है। क्या स्क्रैप वैल्यू? 2 रुपीज पर यूनिट पे स्क्रैप अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है 4,000। अब हम
बिल्कुल नॉर्मल लॉस के अंदाज में बाय प्रोडक्ट का भी फैसला कर लेते हैं कि बाय प्रोडक्ट को यहाँ पे वैल्यू लगानी है कि नहीं लगानी। दैट डिपेंड्स ऑन कंपनीज पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी क्या है, तो हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या है बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट की, हमें बताया गया है कंपनी की पॉलिसी है कि सेल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट क्रेडिट बाय प्रोडक्ट सेल वैल्यू टू द प्रोसेस अकाउंट। तो सेल वैल्यू कितनी है जी, 1 रुपी पर यूनिट के हिसाब से, तो ये जनाब यहाँ पे 12,000। अब रह गई है जनाब 1, 2 और 3 आइटम रह गई हैं। ये हमारी, इसको हमने करना होता है वैल्यू, पुराना असूल क्या सीखा हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट पर यूनिट की बेसिस पे जाना है। अच्छा यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन इशू क्या हो सकता है आपके ज़हन में कि भाई अब नॉर्मल लॉस सी में से या डी में से है, इसकी क्योंकि सी की कॉस्ट फर्क है, डी की कॉस्ट फर्क है। तो आंसर इज इसका ताल्लुक ना सी से है ना डी से है, इसका ताल्लुक कॉस्ट पर यूनिट से है। हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, इग्नोरिंग सीओडी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे और उस कॉस्ट पर यूनिट पे पहले अपना नॉर्मल लॉस को वैल्यू कर देंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे निकालते हैं। इस केस में हमारा क्या बनेगा, वर्किंग 1 से मैं बनाता हूँ कॉस्ट पर यूनिट की। कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला भी हमने पढ़ा था, इनपुट प्रोसेस कॉस्ट 750 1000, इनपुट प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स over expected output which is input minus normal loss minus byproducts। यहाँ से कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है जी, कॉस्ट पर यूनिट इज 10, कॉस्ट पर यूनिट इज 10। तो नॉर्मल लॉस में कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू होना है, वर्किंग 1 के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू होने हैं 75,000। एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू किया जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट हमने कैलकुलेट करना सीखा है, बाय प्रोडक्ट के आने से कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला कैसे मॉडिफाई होगा। इस केस में जहां पे हमारी पॉलिसी है बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करना, इस केस में कॉस्ट पर यूनिट के फार्मूला में ये चेंज आ जाती है। यहाँ पे हम बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू एज रिडक्शन शो कर रहे हैं क्योंकि हमने ट्रीटमेंट ये अडॉप्ट की है। ये तो नहीं केस लेस होना ही होना है, ये तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में से लेस होना ही होना है। इससे लेस होना है या नहीं होना ये डिपेंड करेगा हमारी ट्रीटमेंट पे, हमने क्या ट्रीटमेंट अडॉप्ट की है। हमारी ट्रीटमेंट है बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करना। अच्छा ये अब देखिए, अब रहेगी आखिरी एंट्री हमारी कि सी और डी को कितनी कॉस्ट तकसीम करनी है। तो भाई यहाँ पे अब इसका तरीकाकार क्या है, आप देखिए वर्किंग 2 में अगर बनाओ जॉइंट कॉस्ट ऑफ सी एंड डी है क्या, तो जैसे देख लीजिएगा डी के से इस प्रोसेस में टोटल खर्चा लगा 7,51,000, इसमें से 12,000, 4,000 और 75,000 ये तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है ना, ये डेबिट था। इसके जवाब में डेबिट क्रेडिट बराबर होने ना भाई, इसके डेबिट के जवाब में 1, 2, 3 क्रेडिट हो चुके हैं, बाकी कितनी अमाउंट का क्रेडिट रह गया वहां पे जाना है 6,60,000 का क्रेडिट रह गया है। इसने अब सीओडी में तकसीम होना, ऐसा ही है 6,60,000 सीओडी में तकसीम होगा, प्रोसेस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो हमारा आखिरी स्टेप रह गया इस 6,60,000 को तकसीम करना सीडी में, किस बेसिस पे, joint costs are distributed amongst the joint products on the basis of, तो ये गिवन है। अब हमें पता लग गया जॉइंट कॉस्ट सीओडी की बची क्या है, सीओडी की जॉइंट कॉस्ट बची है 6,60,000, इसको हमने सीओडी में तकसीम करना है। सीओडी में तकसीम करने के लिए जॉइंट कॉस्ट को हमारे पास मल्टीपल बेसिस होती है, हमने पढ़ा था यूनिट बेसिस भी होती है, सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ भी होता है, ठीक है, हमें उसने सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ दी हुई है। अब हमने इस 6,60,000 को तकसीम करना है, सी के से आएगी कॉस्ट, टोटल इनकी सेल वैल्यू बन रही है 6 मिलियन, तो सी के से आएगी 4.5/6 और डी के से आएगी 1.5/6, ऐसे ही है ना। टोटल 6 मिलियन सेल वैल्यू है,
जिसमें से 4.5 सी की है, तो 4.5/6 सी की है, इतनी कॉस्ट का हिस्सा मिल जाएगा उसको। तो इंटू 6,60,000 इंटू 6,60,000 ये बनी 495,000। 1,65,000। लीजिए जी, ये हमारी जॉइंट कॉस्ट में सी और डी का हिस्सा आ गया। सी का हिस्सा है 4,95,000 और डी का हिस्सा है 1,65,000। यहां से हमारा प्रोसेस अकाउंट क्लोज हो गया, डेबिट क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया। प्रोसेस अकाउंट हमारा क्लोज हुआ। जी, एनी क्वेश्चन? कंपनी हमें इस सवाल में बाय प्रोडक्ट्स भी गिवन थे, जॉइंट प्रोडक्ट्स भी गिवन थे। बाय प्रोडक्ट्स की ट्रीटमेंट का असूल भी बता दिया उसने और जॉइंट प्रोडक्ट्स में कॉस्ट को तकसीम करने का तरीका भी बता दिया। हमने यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट जो सीखा है, एडिशनल कह लीजिए, वो ये है कि भाई एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हमने जॉइंट कॉस्ट की तकसीम से पहले कैलकुलेट करनी है और वो कॉस्ट पर यूनिट पे मुहैया की जाती है। जॉइंट कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम करने से पहले एबनॉर्मल लॉस के लिए कॉस्ट पर यूनिट मुहैया किया जाता है। ठीक है, हमने पहले कॉस्ट पर यूनिट मुहैया करना है, उसकी बेसिस पे हमने एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, फिर जो कॉस्ट बाकी बचेगी उसको हमने जॉइंट प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, इलस्ट्रेशन 46 आपकी इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक एग्जांपल है। फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे आपको शायद एबनॉर्मल लॉस नहीं एबनॉर्मल गेन मिलने वाला है, बाकी सारे असूल वही हैं, कोई फर्क नहीं है जनाब। तो कीजिए, दिस इज योर क्लास असाइनमेंट। जी, इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स आ रहे होंगे आपके, कितने हैं जी? 2000। फिर यहां से आपने एबनॉर्मल गेन के लिए कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया होगा, वो क्या होगा? जी, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी बन रही है जी? 10,600। और बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू 59,400। और इसके बाद
बाद आपने बाय प्रोडक्ट्स मेन प्रोडक्ट एक्स और वाई में कॉस्ट को तकसीम करना है। जी क्या बन रही है तकसीम एक्स और वाई में? प्रोसेस अकाउंट में मैक्सिमम चीजें मैंने आपसे पूछ के डाल दी हैं, अब सिर्फ एक्स और वाई में इनकी तकसीम रह गई है। 5,35,714 एक्स में 2,14,286। जी बेटा, बेटा कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में आपने जो यूनिट्स लेने हैं उसका तरीकाकार ये लिखा आपके सामने आ रहा है, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट। बेटा इनपुट क्या आपकी 1 लाख, ठीक हो गया, इनपुट इज 1 लाख। एबनॉर्मल गेन का बेटा आपको कुछ करने की जरूरत पड़ रही है फार्मूला में। आप लोगों का इशू क्या है कि आपको लोग गलत डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं। आपको एक फार्मूला सिखाया गया है, आपको बताया गया है कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला आपका बनेगा जनाब ये। अब इसमें कहीं एबनॉर्मल गेन का कोई तस्वर आ रहा है यहाँ पे? तो वे क्यों सोच रहे उसके बारे में? बेसिक जो चीज चाहिए उसका जो फार्मूला पकड़ो उसको अप्लाई कर दो। अब इसमें कहीं एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस का ताल्लुक ही नहीं है। जब पहले एबनॉर्मल लॉस का कुछ नहीं किया तो एबनॉर्मल गेन का क्यों करना चाह रहे हो? इनपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट यहां से निकल रही है और कॉस्ट पर यूनिट यहां से निकल रही है। एक्सपेक्टेड आउटपुट इज इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस यूनिट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट, दैट्स इट। नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन। कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट को एक्सपेक्टेड यूनिट्स को हिट नहीं करती आपकी। जी जी बेटा, एबनॉर्मल गेन की वैल्यू बेटा कॉस्ट पर यूनिट से आएगी। कॉस्ट पर यूनिट क्या निकाली है आपने? तो निकालो ना भाई। कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे भी 10 रुपए पर यूनिट आ रही है। अगेन सेम यही फार्मूला जो हमने इधर अप्लाई किया था इलस्ट्रेशन 45 में, इसी फार्मूले से कॉस्ट पर यूनिट आप निकालेंगे इलस्ट्रेशन 46 की। इट इज द सेम 10 रुपीज। कॉस्ट पर यूनिट आपकी होती है इनपुट प्रोसेस कॉस्ट 6 लाख जमा 2 लाख माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स 10,600 माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट 59,400 डिवाइडेड विद इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट, इट इज 10। यही 10 पे आपका एबनॉर्मल गेन वैल्यू होना है 2010 रुपए के हिसाब से। उसके बाद ये आपकी फाइनल एक्स और वाई की तकसीम है जो रिमेनिंग कॉस्ट बचेगी ऑन द बेस ऑफ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। जी एनी क्वेश्चन? प्रोसेस अकाउंट इलस्ट्रेशन 46 का आपके सामने गिवन है, कोई बात समझ नहीं आई इसमें पूछिए। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब जरा पास पेपर क्वेश्चंस पे चलते हैं। चूंकि हम जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट से डील करते आ रहे हैं तो पहले हम इन्हीं से रेलेवेंट एक पास पेपर क्वेश्चन इसी गो में अटेम्प्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। आपके प्लान के मुताबिक यहां से चलते चलें तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 आपकी होम असाइनमेंट में चला जाएगा। हम यहां तक कर चुके हैं, ये आपका होम असाइनमेंट में चला गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बड़ा अच्छा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है। इसमें अभी तक हमने चीजें सीखी थी ना, उससे एक स्टेप और आगे जाने लगे हैं। इसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी आने लगा है। मतलब जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट्स नॉर्मल लॉस के साथ साथ
अब ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी आने लगा है, तो देखते हैं इससे हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है। Question number 19. Mars Limited Autumn 22 question 7 relatively recent attempt है Autumn 22 question 7। ये question है जी हमारे पास 15 जमा 5 जमा 8 13 और 3 16 नंबर का। अच्छा, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आल्दो क्वांटिटी शेड्यूल बनाओ, इक्वल प्रोडक्शन शेड्यूल बनाओ, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो, कॉमेट ग्रेविटी की, फिर एंट्री बनाओ। मैं फिलहाल इस अकाउंट की इन तमाम एंट्रीज को सिंपलीफाई करके एक सिंपल रिक्वायरमेंट के तहत हम उसको हल करते हैं। फिर उस रिक्वायरमेंट में शायद ये सारे काम ही हमारे हो रहे होंगे, उसको हम बाद में टेस्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं सिंपलीफाई रखता हूँ प्रोसेस अकाउंट, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट में मुझे लगता है इनिशियली जब हम लर्निंग फेज में है तो चीजों को ग्रिप में रखना आसान रहता है, तो हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। बाद में इसकी रिक्वायरमेंट पे डिस्कस कर लेंगे कि हमें एग्जाम में क्या करना था, कोई इशू नहीं है। अगर हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना आता है, उस पर हमारी ग्रिप है, तो हम कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी उसको हम हल कर सकते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के। तो फिलहाल प्रोसेस अकाउंट के रेफरेंस से हम ये सवाल पढ़ने जा रहे हैं, हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे इसका। Mars Limited blends and markets a specialized chemical and has two production processes A and B. In process A, two joint products Comet and G1 are produced, and incidental to their production are byproduct string. So Comet G1 main product है और string एक by product है, is also manufactured. G1 is further processed in process B. Process A से G1 निकली, वो process B में further processing के लिए चलेगी and converted into a new product gravity. ठीक है जी, बड़ी तसल्ली से फॉलो करना है प्रोसेस कॉस्टिंग को। तो G1 जो है वो प्रोसेस बी में गई और वहां से वो ग्रेविटी में कन्वर्ट होगी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। कॉस्ट, ये प्रोसेस बी दोनों की उसने में डाटा दिया हुआ, तो हमें बेसिकली प्रोसेस अकाउंट ए और बी दोनों बनाने हैं, ठीक है। हम ए और बी के दोनों प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। मटेरियल ए में लगा है, सिर्फ बी में नहीं लगा। कन्वर्जन कॉस्ट ए में भी लगी है, बी में भी लगी है। आउटपुट ए से कॉमेट और G1 निकला और स्ट्रिंग निकला, बी से ग्रेविटी, क्योंकि जो G1 है ये बी का इनपुट बन जाता है, सही है ना। उसने ये बताया ना, G1 जो है वो बी में इनपुट फीड होता है और इससे फिर ग्रेविटी बन जाती है। अच्छा, फर्दर कहानी उसने रिमार्क्स में बताया है कि जी 9600 में से 9000 लीटर वर एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। Conversion costs are incurred evenly throughout the process. Comet sold for 1500 per liter after incurring packing cost of 120. G1 transferred to process B for conversion into gravity. String sold at split off point for 6600 per liter. Gravity sold for 2200 per liter after incurring packing cost of 140 per liter. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 800 यूनिट्स का 60% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 950 यूनिट का 80% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज 15 लाख विच कंप्राइज ऑफ 60% मटेरियल एंड 40% कन्वर्जन। नॉर्मल लॉस is in process A is estimated at 10% of input and is incurred at the end of the process. The rejected quantity from process A is sold for those are per liter. No loss is incurred in process B. Proceeds from the sale of byproduct string are treated as reduction in the joint cost. Joint costs are allocated on the basis of NRV of the joint products as split off point. ML uses weighted average. Opening stock आ गया ना, ये जानना जरूरी था। Weighted average method of inventory valuation.
अच्छा जी, अब मैं फिर वही बात आपको कहता हूँ कि अक्सर हमारे सामने जब सवाल आता है ना नया, कोई डिफरेंट, कोई कॉम्प्लिकेटेड, हम एकदम परेशान हो जाते हैं, भाई इसमें तो बहुत कुछ आ गया। बट आया जितना भी है, आपको बनाना क्या है? दो प्रोसेस है का। तो भाई जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके डाटा में नहीं खो जाना। आप रिक्वायरमेंट देखो क्या आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से फॉर्मेट आपके दिमाग में आना चाहिए और उस फॉर्मेट के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्वेश्चन से उस पर तवज्जो करो। क्वेश्चन में टू मच इंफॉर्मेशन होती है, अगर हमें उन इंफॉर्मेशन की डेस्टिनेशन ही ना पता तो हम इंफॉर्मेशन में खोए रहते हैं। हमें जब उन इंफॉर्मेशन की मंजिल पता है, भाई प्रोसेस ए प्रोसेस बी दो काउंट बने हैं, ये इंफॉर्मेशन वहां पे जानी है, तो जब हमारे पास सामने दो प्रोसेस अकाउंट्स आ जाएंगे तो हमारे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सही जगह पे पहुंचाना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। उसके बाद फिर हम उसमें इंफॉर्मेशन फीड करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन को भी बार बार हम देखते जाएंगे, जहां जहां हमें जरूरत होगी पढ़ते जाएंगे। बट फिलहाल हमें क्वेश्चन नंबर 19 के रेफरेंस से प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं दो। मैंने इसकी रिक्वायरमेंट को सिंप्लीफाई कर दिया फिलहाल, या कह लें कि उस फॉर्मेट पे ले आऊं जो हमारे लिए इनिशियल स्टेज पे ग्रिप करने के लिए बेहतर है, क्योंकि अब इनिशियल लर्निंग पे है तो इसलिए हम उसकी रिक्वायरमेंट को स्टेप वाइज एड्रेस नहीं कर रहे। हम इसको हमने एक कंप्रीहेंसिव रिक्वायरमेंट में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी दो प्रोसेसेस बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट प्रोसेस ए के रेफरेंस है, तो हमें पता है ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है जी नाम, यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस ब्रॉट डाउन हो रहा है। वर्किंग प्रोसेस के रेफरेंस से हमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स अवेलेबल हैं 800, और ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट भी कहीं बताई गई थी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन। फिर हमें क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स भी अवेलेबल है, मैं उसको भी यहाँ पे फीड कर देता हूँ। वर्किंग प्रोसेस कैरी डाउन कितने है जी? 950। इसको भी मैं यहाँ फीड कर देता हूँ, ठीक है जी। अब हम बाकी वैल्यूज की तरफ चलते हैं जो कि मुझे यहाँ से नजर आ रही हैं। इनपुट कॉस्ट, अच्छा यहाँ पे एक हम और गाइडलाइन भी ले सकते हैं, उसने रुपीज इन 1000 यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, तो हम प्रोसेस अकाउंट रुपीज इन 1000 में भी बना सकते हैं, ये हमारे पास सहूलत अवेलेबल है। बट फिलहाल मैं क्योंकि रुपीज इन 1000 में डाटा को हैंडल करना रिक्वायर सम एक्स्ट्रा स्किल, अभी मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता, बट हम आगे चल के विद एक्सपीरियंस हम इसको ऐसा ही किया करेंगे। जब एग्जामिनर ने रुपीज इन 1000 दिया तो हम प्रोसेस अकाउंट भी रुपीज इन 1000 में बनाया करेंगे, बट फिलहाल मैं नहीं बना रहा। अच्छा जी, प्रोसेस ए पे रेफरेंस से चलिए, तो प्रोसेस ए में हमें बताया गया है डायरेक्ट मटेरियल है कितना जी? 9600 9.6 मिलियन। प्रोसेस ए में कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हो रही है कितनी जी? 4.5 मिलियन, ठीक है जी। सो डेबिट साइड पे इनपुट के वर्किंग प्रोसेस आ गया, ये इनकी वैल्यू है और ये इनपुट की क्वांटिटी है 9000। डेबिट साइड पे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, डेबिट साइड पे इनपुट यूनिट्स, डेबिट साइड पे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट, डेबिट साइड पे इनपुट की कॉस्ट। क्रेडिट साइड पे आउटपुट आती हैं, आउटपुट में एक है कॉमेट जो कि शायद फिनिश गुड्स में चला जाएगा, एक है जीवन जो कि प्रोसेस बी को जाएगा, ठीक है। देन देयर इज नॉर्मल लॉस, ये चीजें हमें उसने बताई नहीं है। कॉमेट की क्वांटिटी 3500, जीवन की क्वांटिटी 4000, नॉर्मल लॉस किधर है जी? नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट, और आईकैप की लैंग्वेज में इनपुट का मतलब
इंस्पेक्टेड, इनपुट का मतलब इंस्पेक्टेड, तो इंस्पेक्टेड के लिए हमें स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन जाननी है। इंस्पेक्शन स्टेज कहां पे है? एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। रोजो से इंस्पेक्शन स्टेज एंड ऑफ द प्रोसेस है। 10% ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड लॉस होते हैं, और हमने पढ़ा था जब इंस्पेक्शन प्रोसेस के एंड पे हो तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स होते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स है हमारे। ठीक है जी, तो इसका 10%। मेरी नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन यहां पे मैं अगर शो करूं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का 10%, 885। ये है जी नॉर्मल लॉस। तब देखिए अब नॉर्मल लॉस या गेन क्या आ रहा है यहाँ पे? ये सारी वैल्यूज हमें गिवन थी, क्वेश्चन में हमने डाल दी हैं। अब बैलेंसिंग फिगर को निकल रही है यहाँ से, यहाँ पे गेन है लॉस है? अब नॉर्मल लॉस बाय प्रोडक्ट नहीं लिखी भाई, बाय प्रोडक्ट किधर है? स्ट्रिंग, बाय प्रोडक्ट स्ट्रिंग भी है, कितनी है जी? 1000 की बाय प्रोडक्ट स्ट्रिंग थी जी, हम वो भी मिस कर गए। स्ट्रिंग बाय प्रोडक्ट, ये जी स्ट्रिंग बाय प्रोडक्ट ये भी थी, 3504 डाल दिया था, ये हमारी मिस हो गई थी, ये भी डाल दी। अब बोलिए नॉर्मल लॉस या गेन? गेन। अब नॉर्मल गेन है जी, बैलेंसिंग फिगर है 535 पे हमारा प्रोसेस अकाउंट की क्वांटिटीज क्लोज होगी कितने पे? 10335 जी। प्रोसेस ए अकाउंट में हमने जो गिवन वैल्यूज हमें क्वेश्चन में अवेलेबल थी, हमने फीड करके स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया प्रोसेस ए अकाउंट का। अगर क्वेश्चन के रेफरेंस से देखो ना, रिक्वायरमेंट के रेफरेंस से, उसका पहला पार्ट क्या था? क्वांटिटी शेड्यूल। ये क्वांटिटी शेड्यूल हमारा बन गया। अगर हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से देखें तो क्वांटिटी शेड्यूल हमारा बन गया, प्रोसेस ए का क्वांटिटी शेड्यूल जी। यानी क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलो ना, तो प्रोसेस बी का क्वांटिटी शेड्यूल भी आपका बड़ा आसानी से बनता है। ये G1 यहाँ से इधर ट्रांसफर होगा, प्रोसेस ए से 4000 क्वांटिटी सिर्फ इधर लेके आए, और फिर इस 4000 ने कन्वर्ट हो जाना है ग्रेविटी में। ये इसमें लॉसेस तो है ही नहीं, तो यहाँ से आपका ग्रेविटी जो आपकी फिनिश गुड्स है 4000 में से कन्वर्ट हो जाना है। ये प्रोसेस बी का भी क्वांटिटी शेड्यूल आपका रेडी हो गया। अभी इस पे वर्किंग हमारी प्रोसेस बी पे वैल्यूज कॉस्ट पे वर्किंग आनी है, लेकिन क्वांटिटी शेड्यूल इसका भी हमारा रेडी है। इसमें इनपुट प्रोसेस ए से आ रही है G1 की, और ग्रेविटी में कन्वर्ट हो गए ये फिनिश गुड्स को जा रहा है जी। एनी क्वेश्चन? यहां तक कोई बात समझ नहीं आई, पूछिए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हमें अब वैल्यूएशन करनी है, और वैल्यूएशन में सबसे पहले नॉर्मल लॉस कितनी है जी? स्क्रैप वैल्यू किस क्या रेट? 200। तो 885 इंटू 200 177,000। और स्ट्रिंग सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 600 पर लीटर जी। इसकी वैल्यू क्या बनी? 6 लाख। अब बच गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स और 1 अबनॉर्मल गेन। अच्छा, अब यहां पर तवज्जो कीजिएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पार्शली कंप्लीट यूनिट्स हैं, ठीक है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पार्शली कंप्लीट यूनिट्स हैं, जिनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है जी, ये 80% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। मतलब मटेरियल शुरू में ऐड हुआ, वो उसने बताया हुआ ना, एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। मटेरियल प्रोसेस के शुरू में ऐड होता है, कन्वर्जन इवनली इनकर होती है, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 80% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन है। एंड व्हाट अबाउट द नॉर्मल गेन यूनिट्स? इंस्पेक्शन कब होती है?
एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इंस्पेक्शन एबनॉर्मल गेन यूनिट्स 100% कंप्लीट है, ऐसा ही है। ये 100% कंप्लीट यूनिट्स है, ये 100% मटेरियल 80% कन्वर्जन कंप्लीट है। पार्शियली कंप्लीट यूनिट्स फुल यूनिट्स आ गए, इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल की रिक्वायरमेंट राइज होगी। इनकी बात हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि इनके लिए तो जो खर्चा बचेगा उसने एनआरवी पे तकसीम होना है, इसको भी आप नहीं छेड़े। इनके लिए आप कॉस्ट पर यूनिट मैयर नहीं करते। कॉस्ट पर यूनिट आप मैयर करते हो नॉर्मल लॉस या गेन के लिए, कॉस्ट पर यूनिट मैयर करोगे आप वर्किंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये इनमें कॉमेट जीवन कोई नहीं है, इनमें कॉमेट जीवन कोई नहीं है, सिंपली कॉस्ट पर यूनिट में वैल्यू होना है। ये कॉमेट जीवन है, इन्होंने ज्वाइंट कॉस्ट की तकसीम पे चलना है। तो हमें इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाना है, हमें कॉस्ट पर यूनिट लानी है, उसकी मदद से 1 और 2 ये वैल्यूज वहां से आनी है। फिर बच जाएंगे ये वैल्यूज, इनको हम एनआरवी की बेसिस पे तकसीम करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। तो फिलहाल हमें एफको मेथड से इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल 2 कॉलम इक्विवेलेंट यूनिट्स के, 1 परसेंटेज का, 1 फुल यूनिट्स का वर्किंग बना रहे हैं जी हम। आउटपुट फुल यूनिट्स परसेंटेज वर्क या परसेंटेज कंप्लीशन जैसे मर्जी लिखिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं मटेरियल एंड कन्वर्जन। हम प्रोसेस ए को डील कर रहे हैं, इस वक्त हम प्रोसेस ए को डील कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज से वर्किंग 1, प्रोसेस ए को डील कर रहे हैं। एफको मेथड के तहत चल रहे हैं। तो एफको मेथड में हमारे होती है जी आउटपुट, हम लेते हैं आउटपुट, हम लाते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, हम लाते हैं अबनॉर्मल गेन इस केस में। एबनॉर्मल गेन यूनिट्स हमारे सामने 535 आ रहे हैं नेगेटिव फिगर। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास 950 आ रहे हैं। और आउटपुट यहां पे हम कंबाइन लेंगे, ये हमारी आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स है। कितनी है? 7500। इसको देखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट से इसका टोटल मैच हो गया। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारी रहेगी इनपुट जो कि है 9800 माइनस नॉर्मल लॉस जो कि है 885 माइनस बाय प्रोडक्ट जो कि है 1000। बताइए यहां से इधर का टोटल 15 टोटल मैच हो गया। एक्सपेक्टेड आउटपुट का फार्मूला बदल गया ना, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे आउटपुट में मैंने दोनों मेन प्रोडक्ट्स इसमें कॉमेट प्लस जीवन दोनों को ले लिया। ये मेरी टोटल आउटपुट मेन प्रोडक्ट की है, ये मेरी मेन प्रोडक्ट की आउटपुट, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, एबनॉर्मल गेन। मुझे कॉस्ट पर यूनिट जब एबनॉर्मल लॉस और गेन के लिए डिटरमिन करने होते हैं तो मैं उसमें मेन प्रोडक्ट्स में, जॉइंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन नहीं करता। कॉस्ट पर यूनिट में हमने जॉइंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन नहीं की थी। इलस्ट्रेशन 45-46 में यही हमने सीखा था, उसमें हमने टोटल आउटपुट को इकट्ठा लेके चले थे। यहाँ पे भी हम इकट्ठा लेके चलते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएशन हम नहीं करते इस लेवल पे। फिनिश प्रोडक्ट है, हर लिहाज से 100% कंप्लीट है। इसमें मटेरियल पूरा है, कन्वर्जन 80 है, ये भी हर लिहाज से 100% है। मटेरियल भी पूरा, कन्वर्जन भी पूरी। लीजिए जी 7500 7500 950 एंड 760 535 एंड 535। लीजिए जी यहां से हम इक्विवेलेंट यूनिट्स लेते हैं। 7915 7725 जी। एनी क्वेश्चन? इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल हमारा कंप्लीट हुआ प्रोसेस ए का। एफको मेथड के तहत इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल प्रोसेस ए का। आगे कॉस्ट पर यूनिट के लिए एफको मेथड में हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड करंट पीरियड। पहले ये दो कॉस्ट लेके आइए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की टोटल कॉस्ट उससे बताया था वो 15 लाख थी, जिसमें 60% मटेरियल और 40% कन्वर्जन। मतलब 9 लाख इसमें मटेरियल है और 6 लाख कन्वर्जन है। और करंट पीरियड कॉस्ट की कहानी ये आ रही है जी।
मटेरियल 9.6 मिलियन है और कन्वर्जन 4.5 मिलियन है। अच्छा, यहाँ पे अब हम कॉस्ट पोजीशन अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसमें से कुछ डिडक्शन होनी है ना। कौन कौन सी? स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस एंड सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, ये दोनों अब लेस होंगी। पहले सिर्फ स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस लेस हो रही थी, अब दोनों लेस होंगी और दोनों ही मटेरियल में से लेस होनी है जी। अभी दोनों मटेरियल में से लेस होनी है। तो सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 1,77,000 और सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट 6 लाख। ख्याल कीजिएगा, हमने 6 लाख यहाँ पे क्यों लेस किया? क्योंकि हमारी ट्रीटमेंट की पॉलिसी ये है। अगर हमारी ट्रीटमेंट की पॉलिसी होती सेल ट्रीट करना इसको या इनकम ट्रीट करना, तो यहाँ पे भी नहीं आना था, यहाँ पे भी नहीं आता। क्योंकि प्रोसेस का उनको क्रेडिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में लेस हो रहा है। पॉलिसी होती प्रोसेस का उनको क्रेडिट नहीं करना, तो यहाँ पे भी इसकी ट्रीटमेंट नहीं आनी थी। लीजिए जी, नेट कॉस्ट 9723 और ये जी 5.1 मिलियन। यहाँ से आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट से 122.43 660.19 टोटल 1,888.62। लीजिए जी, कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आ गई है प्रोसेस ए की, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, कन्वर्जन की कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? कोई बात यहाँ पे तक समझ नहीं आई, पूछिए। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब इन दो कॉस्ट को लेके मैं एबनॉर्मल गेन यूनिट्स की वैल्यू और वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू लेता हूं। एबनॉर्मल गेन यूनिट्स फुल यूनिट्स हैं 535 मल्टीप्लाइड विद 1,888.62। कितनी बनी जिनकी वैल्यू? जी 1010 412 कर लीजिए। डेसिमल में जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, पर यूनिट डाटा है, डेसिमल में ले जाइए, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है उसको मैं एलिमेंट वाइज वैल्यू करूंगा। मेरे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के हैं 950 मटेरियल के यूनिट्स प्लस 760 कन्वर्जन के यूनिट्स इंटू 660.19। इसकी वैल्यू क्या बनी? 8753। लीजिए जी, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। एबनॉर्मल गेन 101412 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 1668753। जी, एनी क्वेश्चन? प्रोसेस अकाउंट प्रोसेस ए में हम किसी बनने पहुंचने वाले हैं, बट अभी पहुंच पाए नहीं। लेकिन यहां तक जो चीज समझ नहीं आई पूछिए। प्रोसेस ए की डेबिट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। प्रोसेस ए की क्रेडिट साइड पे हमें अब जॉइंट कॉस्ट को इन दो में तकसीम करना है। इसकी तकसीम और प्रोसेस बी की कंस्ट्रक्शन ये हम इंशाअल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। आज हमारे पास टाइम नहीं बचा, खत्म हो गया है। तो ये जो दो एंट्रीज हमारी रह गई हैं और प्रोसेस बी को कंप्लीट करना, ये कल का काम है। और फिर कल हम साथ ही जो इसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी उनको भी देखेंगे कि उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें क्या करना था। फिलहाल तो मैं प्रोसेस अकाउंट के रेफरेंस से इसको डिस्कशन आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसका डिस्कशन हमारी ज़रा बेहतर अंदाज में हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने सारी लर्निंग प्रोसेस कॉस्टिंग की प्रोसेस अकाउंट के थ्रू की है। तो इसलिए इस एग्जाम्पल को भी, इस सवाल को भी मैं प्रोसेस अकाउंट के थ्रू ही डील कर रहा हूँ पहले। जी, यहाँ पे कोई बात समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं पूछिए। अच्छा, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल हम इसको कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।